नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बातचीत करेंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि इन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पीछे भी मैंने आदिकाल या फिर हिंदी साहित्य के नामकरण और अ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और भक्ति काल पे 3 वीडियो मैंने डाल दी है, जिसमें 1000 प्रश्नों की सीरीज वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आज हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन के तौर पे केशव, चिंतामणि, पोथा और ठाकुर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि केशव हो जाएंगे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी हुई है और पूछ रहा है कि किस कवि की पंक्तियां हैं। कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किसकी हैं? मतीराम, भिखारीदास, रसलीन और बिहारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि आगे के कवि रीझ हों तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। कि भिखारीदास की पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन ब यानी कि भिखारीदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है। यानी कि 4 रचना है और इसमें से चुनना है कि मतीराम की कौन सी रचना है, जिसमें सुजान चरित, कवि प्रिया, जगत विनोद और ललित लाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ललित ललाम होगा। मतीराम की रचना है ललित ललाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मोहितौ मोरे कवित्त बनावत कि कवि कौन है। इस पंक्ति की जिनकी है वो कौन से कवि हैं जिनकी ये पंक्तियां हैं। तो मोहितौ मोरे कवित्त बनावत मतीराम, चिंतामणि, रसलीन और घनानंद। बहुत सारे लोग चिंतामणि और रसलीन को लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि घनानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के किसकी रचना है। तो घनानंद, ठाकुर, बोधा और सूदन में से। तो जो सुजान चरित जो रचना है वो सूदन की रचना है। अगला प्रश्न जो है वो है कि कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है। चिंतामणि, देव, घनानंद, चिंतामणि, देव, केशव, मतीराम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। रीति मुक्त कवि कौन है। 3 कवियों में 3 धाराओं में बटी हुई है रीति कालीन की काव्य धारा, जिसमें रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध आते हैं। तो रीति मुक्त जो कवि हैं वो हैं घनानंद। इनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पंक्तियां दी हुई हैं कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहा किस कवि की है। अब ये ऐसी पंक्तियां हैं कि बहुत लोग बिहारी को लगाएंगे, बहुत लोग ठाकुर को चुन सकते हैं, लेकिन ये पंक्तियां जो हैं वो रसलीन की पंक्तियां हैं। रसलीन कहते हैं कि अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। अमी यानी कि अमृत, हलाहल मतलब कि जो विष है, और मद का मतलब है कि मदिरा, नशा। और श्वेत श्याम रत्नार यानी कि आँखों पे ये ऐसा जोर डालता है, देखने के बाद लोग जीते हैं, मरते हैं, झुकी झुकी पड़ते हैं। जो एक बार इसको चिते लेता है, यानी कि जो अमृत पी लेता है वो जीता है, जो विष पी लेता है वो मर जाता है, और जो नशे में आ जाता है, मदिरा पान करता है, वो झुक झुक के लड़खड़ाते हुए चलता है। तो ये रसनील की पंक्तियां हैं, रसलीन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं रखता है। प्राकृत पैगलम, छंदो मंजरी, श्रुतबोध, विरह वारिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, विरह वारिस। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्ष्मण नहीं होगा, लक्षण होगा।
लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा? मतीराम चिंतामणि और भूषण घनानंद में से आपको चुनना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो घनानंद। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, इसीलिए इनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। क्या? रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि घनानंद को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति, घनानंद, भिखारीदास, चान कवि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेनापति। सेनापति में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय देखा जाता है। अगला प्रश्न में फिर से पंक्ति पूछ लिया है, बहुत ही फेमस पंक्ति है ये कि तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े शब अंग। किसकी पंक्तियां हैं? और ये बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं। घनानंद, मतीराम, ठाकुर और बिहारी ऑप्शन के तौर पे दिया है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बिहारी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अतिशूधो स्नेह कुमारक हैं, ये किसकी उक्ति है? बोधा, ठाकुर, घनानंद, आलम। तो अतिशूधो स्नेह कुमारक हैं, तो ये जो पंक्ति है वो घनानंद की पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी से संबंधित सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य स्तर के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे हरियाणा हो, एमपीपीएससी हो, यूपी हो। इसलिए आप हिंदी वात्सल्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि रीति वर्णन के लिए विशेषता। रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? देव, बिहारी, सेनापति, पद्माकर। तो ऋतु वर्णन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं वो सेनापति हैं, इसलिए ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतु वर्णन कौन करता है रीतिकाल में? सबसे प्रसिद्धि के दौर पे अगर देखा जाए तो सेनापति हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? बृंद, आलम, बिहारी, मतीराम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आलम है। इन्होंने लिखा है कि आलम केल या फिर कामकंदला। अगला प्रश्न है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये किसकी पंक्तियां हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा साहित्य का जो गंभीर अध्येता हो और उसको पता ना हो कि बिहारी की पंक्ति है, इसलिए इसका सही उत्तर बिहारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? मतलब मतीराम को सबसे ज्यादा किस रचना की वजह से जाना जाता है? एक बार हमने देखा ललित ललाम उनकी रचना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यहाँ ऑप्शन के तौर पे रसराज, वृत्त, कौमुदी, छंदसार, अलंकार, पंचाशिका। इसलिए ऑप्शन ओ रसराज जो रचना है इसके द्वारा मतीराम को प्रसिद्धि मिलती है। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? चिंतामणि का, मतीराम का, भिखारी का, कुलपति मिश्र का। तो काव्य निर्णय जो ग्रंथ है वो भिखारी दास की रचना है, काव्य निर्णय, इसलिए ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये तो लगभग सबको पता है कि 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है गेय पदों की रचना कौन सी है? सूरसागर गेय पद है, पदों में है, काव्य मंजरी है, कि कवि प्रिया है, कि बिहारी सतसई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सूरसागर होगा। सूरदास ने गेय पद में सूरसागर की रचना की है। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीति सिखयो सुकवि ने सौ। यह पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि, मतीराम, भूषण, भिखारीदास ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। तो कवि काव्य की रीति सिखयो सुकविन सौ, ये पंक्तियां भिखारी दास की है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से 1843, 1601 से 1800, 1700 से 1900, 1680 से 1860।
तो जो आचार्य शुक्ल मानते हैं वो ऑप्शन अ में है, 1643 से 1843 रीतिकाल के लिए सीमांकित किए हुए हैं। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्त जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पचीसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम, ऑप्शन ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है? ये आपको हमें पता होगा कि आप लोगों को जरूर आता होगा, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न ही कभी कभी आके फंस जाते हैं। तो शिवा बावनी या फिर छत्रसाल दशक या फिर किसी तरह के उत्साह से भरा हुआ जो शीर्षक होता है वो और किसी का नहीं, वीर रस के कवि भूषण की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, इसलिए ऑप्शन ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा किसकी कृति है? आलम का, बोधा का, ठाकुर द्विजदेव। तो इश्कनामा जो रचना है वो बोधा की रचना है। आप याद करिए बोधा की उन पंक्तियों को, यह प्रेम के मार्ग कराल महा तरवार की धारी पे धावन हो, जब वो घनानंद को समझाते हैं। तो इसलिए बोधा इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर और बिहारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिहारी रीतिबद्ध कवि नहीं है बल्कि रीति सिद्ध कवि है। अब पंक्ति दिया हुआ है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनिता मित। किसकी पंक्तियां हैं? मतिराम, चिंतामणि, भूषण और केशव दास। तो ये जो पंक्ति है वो केशव दास की है, इसलिए केशव दास सही उत्तर के तौर पे चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ये इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बार बार देखते हम, चाहे वो टीजीटी परीक्षा हो, चाहे किसी प्रकार के नेट जेआरएफ या सारी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछता हो, हिंदी साहित्य पूछता हो, वहाँ ये पूछ ली जाती है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, वृंद, बिहारी और लाल कवि में से। तो लाल कवि जो हैं वो सतसई नाम से कोई रचना नहीं करते हैं, बाकी तीनों कवि सतसई नाम से रचना करते हैं। आप जरूर ध्यान दें कि मतिराम, वृंद और बिहारी ने सतसई नाम की रचना की हुई है। अगला प्रश्न है कि किस कवि की कविता की हृदय बेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? अब सतसैया के दो हरे जीव नावक के तीर, ज़्यादातर लोग बिहारी को चूज करेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो बिहारी ही होगा, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिहारी ही है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि, श्रीधर है, ग्वाल, मंडन। तो जो छत्र प्रकाश रचना है वो लाल कवि की रचना है। किसकी? लाल कवि की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अब ये भी देखिए शब्द शक्तियों को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये किसकी पंक्तियां हैं पूछ रहा है, तो ये पंक्तियां हैं देव की, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद, पद्माकर। बहुत लोग घनानंद को चूज करेंगे, लेकिन ये देव की रचना है सुजान विनोद। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग, श्रृंगार प्रकाश, गाथा सप्तशती, ब्रज विलास। बिहारी सतसई पे सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो वो गाथा सप्तशती का है, इसलिए ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है? तो कुंदन को रंग फीको लागे रसलीन वृंद मतिराम आलम में से किसकी पंक्ति है? तो ये मतिराम की पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन 100 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये पंक्ति किसकी है? ये आपके दिमाग में जैसे ही मैं बोला हूँ आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये मीराबाई की पंक्ति है। कवितावली के रचयिता कौन है? ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि तुलसीदास है।
अब आधुनिक काल की पूर्व पीठिका भी इसी में हम कर लेते हैं कि आधुनिक काल जो रीति काल के बाद शुरू होता है उसमें हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है। तो इसको हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का सूत्रधार माना जाता है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया। तो प्रारंभिक काल को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है। किन दो खंडों में बांटा है। तो दो खंड उनके वो होते हैं कि एक गद्य खंड बनाते हैं अपने साहित्य इतिहास में, एक काव्य खंड बनाते हैं। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ली। तो ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली का यूज होने लगा, इसलिए ऑप्शन ओ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को हम सुधार काल कहते हैं। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है। तो वो हम 1850 मानते हैं, भारतेंदु के जन्म वर्ष से। भारतेंदु युग में पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। और आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है। कौन है जो आधुनिक साहित्य पुस्तक लिखता है। तो वो नंद दुलारे वाजपेयी। अब दे रहा है कि आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ। भक्ति भावना, राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार भावना, प्रकृति चित्रण। तो भक्ति भावना भी पहले से था, श्रृंगार भावना भी पहले से था, प्रकृति चित्रण भी था, क्योंकि जब ये दोनों रहेगा तो प्रकृति चित्रण भी रहेगा। राष्ट्रीय चेतना जो है वो आधुनिक काल में साहित्य में प्रवृत्ति के रूप में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास का ग्रंथ किस लेखक ने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास डॉक्टर अज्ञे लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे रीतिकाल और आधुनिक काल के पूर्व पीठिका के प्रश्न थे, जो कि PYQ बेस्ड थे, जो बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से आने वाले, चाहे नेट की परीक्षा हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सबकी नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो बने रही हिंदी वात्सल्य के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बने रहें चैनल के साथ। मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए PYQs, नए नए टॉपिक, नए नए विषय के साथ। जिस विषय पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के दे, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।